दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 नए मामले और 143 लोगों की गई जानें। जी आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 38,48,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 38,48,968 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 29,67,396 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 67,486 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक के 8,13,489 एक्टिव केस हैं। और अब अगली खबर बता दें कि G20 देशों में भारत की इकोनॉमी सबसे खराब। चिदंबरम बोले अब अटकलों की जगह नहीं। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार 3 सितंबर को IMF के उस ग्राफ को साझा किया है जिसमें G20 देशों की कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाया गया है। इस ग्राफ में भारत की स्थिति सबसे खराब दिखाई गई है। आपको बता दें कि IMF ने भी गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर से गुजर रही है। वही ग्राफ शेयर भी पी चिदंबरम ने कहा कि पहली तिमाही में भारत के जीडीपी संकुचन के बारे में अब और किसी भी अटकलों के लिए जगह नहीं है। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि IMF ने इसे बाहर कर दिया है। इकोनॉमी में अब अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अप्रैल जून तिमाही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था है। पी चिदंबरम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में भारत की जीडीपी का 23.6% तक निगेटिव रहने की आशंका जताई गई थी। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि 63% लोगों ने माना योगी सरकार में ठाकुरवाद। सर्वे के हवाले से आप नेता संजय सिंह का दावा। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वे के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जातिगत सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं। सर्वे में यह दावा किया गया है कि 63% लोगों ने यह माना है कि योगी सरकार जातिवादी है, जबकि 28% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आपको बता दें 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या योगी सरकार में सिर्फ ठाकुर जाति के लोगों के काम हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि सिर्फ 28% लोगों ने ना में जवाब दिया। दिल्ली के तिमारपुर से आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि सर्वेक्षण अब बंद कर दिया गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने एजेंसी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यूपी के लगभग हर हिस्से में लोगों को कॉल किए गए हैं जिससे कोई भी श्रेष्ठ छूटे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने इसे रोका ना होता तो वे इसे और भी बड़े स्केल पर करना चाह रहे थे। दिलीप पांडे ने कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को यह नहीं बताया गया था कि ये आम आदमी पार्टी का सर्वे है। उन्होंने कहा कि इससे सर्वे की सूचिता प्रभावित हो जाती, लोग पक्षपाती हो जाते और सही जवाब नहीं निकल पाता। उन्होंने दावा किया कि सर्वे में जिन भी नंबरों से जवाब दिया गया है उसे गोपनीय रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? जो भी संजय सिंह ने यूपी सरकार के ऊपर जिस तरीके के सवाल खड़े किए, आपको क्या लगता है वो सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि किसानों की खुदकुशी के आंकड़ों पर बोले ओवैसी। कहा 9 PM वाले राष्ट्रवादी चैनल इस पर नहीं पूछेंगे पीएमओ से सवाल। जी आपको बता दें कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसानों और मजदूरों की खुदकुशी को लेकर कहा है कि देश की मीडिया ध्यान भटकाने का करेगी लेकिन इस पर बात नहीं करेगी। किसानों और मजदूरों की खुदकुशी के एनसीबी के डाटा को ट्विटर पर शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा कि रात 9 बजे वाले राष्ट्रीय चैनल
चैनल इस पर कभी भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें पबजी पर बात करनी है। बुधवार को किए ट्वीट में AIMM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि रात 9 बजे वाले राष्ट्रवादी चैनल देश के करीब लोगों की खुदकुशी को मजबूर होने पर शो नहीं करेंगे। इस मामले पर कोई जांच भी नहीं होगी, पीड़ितों के परिवारों से कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई ड्रामा नहीं होगा, पीएमओ से तो कभी सवाल होगा ही नहीं। आज लाखों भारतीय दर्द में हैं और ये उनका हक है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अब अगली खबर बता दें कि चीन से तनाव के बीच CDS जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा हमारी सेनाओं को तैयार रहना चाहिए। जी हम बात करें कि सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं पर शांति चाहते हैं, हम चीन की तरफ से आक्रामक हरकत देख रहे हैं, लेकिन हम इनसे निपटने से सक्षम हैं। हमारे तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और जल सेना खतरे से निपटने में सक्षम हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को उत्तरी और पश्चिमी मोर्चा पर समन्वित कार्रवाई का खतरा है, जिसके बारे में रक्षा योजना के बारे में हमें विचार करना चाहिए। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर खतरा है जिसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है और हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हमने सावधानी बरती है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे किसी भी दुस्साहत को नाकाम कर दिया जाए। चीन की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आर्थिक सहायता और पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक सहायता जारी रखने के कारण हमारे लिए उच्च स्तर की तैयारी रखना आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली से लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें, कंगना रनौत ने साधा शिवसेना पर हमला, कहा पाकिस्तान की तरह लग रही मुंबई। जी आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत इस मामले में काफी मुखर हैं। अब कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुंबई पुलिस को लेकर दिए गए बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए, जिस पर अब कंगना की ओर से जवाब आया है। कंगना रनौत की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। और हमें अगली खबर निकल कर आ रही है कि SBI और PNB सहित ये 4 बैंक ही रह जाएंगे सरकारी। इन बैंकों के निजीकरण की राह पर केंद्र सरकार, नीति आयोग का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बीते 3 वर्षों में विलय और निजीकरण के चलते सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 ही रह गई है, जिसे अब केंद्र सरकार अब 4 तक ही सीमित करने की तैयारी में है। इसके लिए नीति आयोग ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। आयोग के ब्लूप्रिंट मुताबिक देश में सिर्फ 4 ही बैंक सरकारी रहेंगे। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक शामिल है। इसके अलावा आयोग ने 3 छोटे सरकारी बैंकों पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि कफिल खान ने सुनाई आप बीती, कहा मथुरा जेल में मेंटल टॉर्चर हुआ, 5 दिन तक नहीं दिया खाना। जी हम बात करें कि डॉक्टर कफिल खान ने कहा कि उन्हें जेल में शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। शुरू के 4 से 5 दिन तक खाना ही नहीं दिया गया, फिर खाने के नाम पर 1-2 दिन चपाती दी जाने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं BRD ऑक्सीजन त्रासदी के बाद जेल से बाहर आया तो मुझे राहत महसूस हुई थी, लेकिन इस बार मुझे आघात लगा है। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डॉक्टर कफिल खान को मथुरा जेल से मंगलवार को रिहा कर दिया गया। और हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत उनकी हिरासत को रद्द करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। रिहाई के बाद डॉक्टर कफिल खान ने इंडिया टुडे से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जेल जा चुका हूं, लेकिन इस बार अनुभव बहुत भयानक था। हालांकि कैदियों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा था। मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार
हूं जिन्होंने यह आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना आधार के मेरे ऊपर केस थोपा था, जिसके चलते मुझे 8 महीने जेल में रहना पड़ा। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा को राजधर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, बल्कि बालहट बच्चों की तरह जिद्दी कर रहे हैं। रिहाई के बाद घर के माहौल पर कफील खान ने कहा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बड़े भाई को ही पापा जानती हैं। जब मैं जेल गया था तो वो बहुत छोटी थी, चल नहीं पाती थी, अब वो दौड़ती और भागती है। बता दें कि डॉक्टर कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के लिए आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर कानूनी है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के भाव। सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी टूटी, जाने क्या रह गए हैं रेट। जी हम बात करें कि देश के सराफा बाजारों में सोने एवं चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में सोने का हाजिर भाव गुरुवार को 774 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट गया। SDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इस जबरदस्त गिरावट के बाद दिल्ली में सोने की कीमत 51,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 52,529 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और SDFC सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सोने एवं चांदी में भाव की कमी का असर घरेलू सराफा बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। और अब जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात है। यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, जारी हुआ अलर्ट। जी आपको बता दें कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश उप संभाग के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आने का बड़ा खतरा है। और इस बारे में केंद्रीय जल आयोग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर उपखंड के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का मध्यम जोखिम है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि 12 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो 28 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश और 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में व्यापक रूप से भारी बारिश की आशंका है। मौजूदा वक्त में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर है, जो मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में भी वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई है। और वही मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश संभव है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।